बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के ख़िलाफ़ आज समाअत हुई है, उसकी मुख्तसर तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उनकी दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, वो भी मुख्तसर उसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको ऑर्डर पढ़ के सुनाऊँगा ऑनरेबल लाहौर की अदालत का, जिसने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है। लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर तशद्दुद और वकला के साथ पंगा महंगा पड़ गया है राना सनाउल्लाह को, और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कितनी बड़ी तादाद में वकला सेशन अदालत में गए, सेशन जज के सामने पेश हुए और बिलाखिर उन्होंने अंदराज मुकदमा का फ़ैसला लिया और क्लियर कट अदालत की तरफ से मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया। बाकायदा उसके अंदर सेक्शंस दफ़ात बताई गई अदालत ने कि कौन कौन सी दफ़ा लगेगी। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला बनने के बाद ये उनके ख़िलाफ़ पहला मुकदमा है। पहले भी उनके ख़िलाफ़ वो एक हेरोइन स्मगलिंग केस का मुकदमा है, एक उनके ख़िलाफ़ मुकदमा था नैब का, जो नैब ऑफिस पर हमले का था, और बाकी उनके ख़िलाफ़ वो सानिया मॉडल डॉन है। इसके अलावा इमरान खान के दौर में भी कोई मुकदमे नहीं उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए थे, ये मुकदमे दर्ज होना अब शुरू हुए हैं। और आपको याद होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से मैंने एक बात की थी, और ये जो आज प्रोसेस वकला ने किया है, क्योंकि देखिए ना, वकला एक तगड़ा सोसाइटी का एक तगड़ा जो हिस्सा है, और उनका वो जब आज 400-500 वकला इकट्ठे हो गए और उन्होंने सेशन जज साहब को कहा कि जनाब मुकदमे का आप जब सारा कुछ आपके सामने क्लियर है तो क्यों नहीं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, और राना सनाउल्लाह नहीं, CCPO लाहौर के ख़िलाफ़, लाहौर के पुलिस के सबसे बड़े अफसर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का। और ये मुकदमा अलग है और इस्तग़ासा की कार्रवाई अलग है जो मजिस्ट्रेट के सामने दायर कर दिया गया है। यहाँ अलग पिटिशनर हैं, वहाँ पर अलग पिटिशनर हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो आज जो 5 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब का जो मामला है, और मैं समझता हूँ कि ये दरख्वास्तें वैसे भी इनको छोड़ देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब ये मामला आ गया कि जो उनका इलेक्शन था वो गैर आइनी था, और गैर आइनी इलेक्शन होने के बाद जो अदालत में अब ये डिस्कस होना शुरू हो गया है, और ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं वो इस पर राय ले रहे हैं अली ज़फ़र साहब से कि अगर हम ये मामला वापस भेजते हैं तो क्या री इलेक्शन का कहेंगे, दोबारा पोलिंग होगी। तो जब मामला उस तरफ जा रहा है तो ये जो 5 रुकनी बेंच है, असल केस वही है जो जिसमें अली ज़फ़र साहब पेश होते हैं, और जो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का सिंगल बेंच है। जो यहाँ मामला है, यहाँ पर तो मेरे ख़्याल में जो जिस तरीके से ऑनरेबल जो 5 रुकनी बेंच है वो तो आइन और कानून की ताकत के साथ ऐसे डट कर बैठा है कि वो तो जो आइन और कानून से हटकर बात ही नहीं करने दे रहा, और यही जो हमें आइन और कानून सिखाता है। तो बड़े सख्त किस्म के सवालात आज भी पूछे गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से, जो अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब भी थे और जो बाकी सीनियर वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अदालत में आज अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब ने गवर्नर का सदर को लिखा गया मरासला पढ़ के सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफ़सार किया कि गवर्नर को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने रिपोर्ट किस कानून के तहत भिजवाई। आपने गवर्नर का सारा मरासला पढ़ कर सुना दिया है, नहीं बताया कि यह गवर्नर का मौक़िफ़ है या फ़ैसला। मरासले में तो लगता है कि गवर्नर ने फ़ैसला जारी किया हो, बज़ाहिर मरासले से लगता है कि गवर्नर सदर को हदायत जारी कर रहे हों, क्योंकि गवर्नर ने मरासले में लिखा कि मैंने ये फ़ैसला लिया, बाकी सदर को मैंने ये फ़ैसला लिया है, बाकी जो डायरेक्शंस हैं वो सदर पाकिस्तान ही की होंगी और सदर को मैंने बता दिया है। अदालत ने कहा कि इस्तिस्ना के साये में आइन के हुक्म को किस हद तक नज़रअंदाज किया जा सकता है। यह नहीं हो सकता कि आइन पर कोई अमल ना करे और अदालत भी खामोश रहे। इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। हमारे आइन का बुनियादी ढांचा इस नुक्ते पर कायम है कि इख्तियारात की तकसीम हो, कोई हिस्सा किसी दूसरे हिस्से में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता, कोई हिस्सा किसी दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, उसमें एक एग्जेक्टिव है, एक जुडिशरी है और एक आपकी लेजिस्लेशन है। इसकी तकसीम इस तरह से है कि लेजिस्लेशन जो है, जो पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है, जुडिशरी जो आला अदलिया है वो उसको इंटरप्रेट करती है, और एग्जेक्टिव जो हुकूमत है वो उस पर अमल दरामद करवाती है। ये 3 पिलर्स हैं रियासत के या स्टेट के।
अब अदालत कह रही है कि कोई एक दूसरे की उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। अब ये सिर्फ बातें रह गई हैं। मैं तो बतौर कानून का तालिब इल्म ये आईन पाकिस्तान मेरे सामने पढ़ा है, ये क्रिमिनल लॉ की बुक्स पढ़ी हैं, ये सिविल लॉ की बुक्स पढ़ी हैं। मैं तो जितना इन 6-7 सालों की प्रैक्टिस में मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि ये सारा कुछ बातें ही हैं। हमारे यहाँ जो नज़रिया ज़रूरत है, जो एक वक्त था कि बड़े केसेस में आता था, अब हम देखते हैं कि केस टू केस वेरी करता है। पिटिशनर के पास भी उसी केस से रिलेटेड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं और रिस्पोंडेंट के पास भी उसी काज ऑफ एक्शन पर अपने हक की जजमेंट्स होती हैं। वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले दे रहा होता है, वो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले दे रहा होता है। तो ये केस टू केस वेरी करता है और मुझे लगता है कि ये जो नज़रिया ज़रूरत का कंसेप्ट है वो हमारा माजी में चलता आया है और अब भी हमारा जो अदालती निज़ाम है वही आगे लेके जा रहा है। अदालत ने कहा कि इस्तिस्ना जो सवाल उठाया कि कोई इलेक्शन कानून के मुताबिक ना हो, स्पीकर दुरुस्त करार दे दे तो गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद है या नहीं है। जैसे कोई इलेक्शन हुआ ही ना हो मगर गवर्नर को इतला दी जाए कि हो गया तो गवर्नर क्या करेगा। अदालत ने हमजा शहबाज के वकील को दलाइल के लिए कल तलब किया, जबकि सदर और गवर्नर से बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जवाब भी तलब किया है कल के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बहस आज मुकम्मल हो गई है। हमजा शहबाज के वकील कल बहस करेंगे और फिर अदालत फ़ैसला करेगी कि हाँ जी क्या करना है इसमें। और वो इंट्रा कोर्ट जो अपीलें हैं, जो 3 रुकनी बेंच था, अब हलफ हो गया, हलफ के बाद उसने काम शुरू कर दिया, अब तो उसका वैसे घर जाने का टाइम हो गया। तो ये जो हलफ की दरख्वास्तें हैं, देखते हैं इसके ऊपर ऑनरेबल 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है वो क्या फ़ैसला देता है। उमर सरफराज चीमा का मुझे दुख इस वजह से होता है कि ये ऐसा केस था जो बड़ा क्लियर केस था और इसमें आईन पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े था। जब आईन पाकिस्तान वाज़े था और आर्टिकल 101 बड़ा क्लियर था, उसके बावजूद हमारे अदालती निज़ाम ने इसको घसीट के इसको इतना लटकाया कि आज जब अदालत में 3 रुकनी बेंच ने, लार्जर बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत की। आप जानते हैं नया गवर्नर पंजाब की मंजूरी हो गई, उसका हलफ हो गया, उसने काबीना का हलफ ले लिया, मामलात कहाँ से कहाँ चले गए। और आज ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब वो फरमा रहे हैं कि अब ये आपकी जो दरख्वास्त है ये बेअसर नहीं होगी, इन्फ्रक्चुअस नहीं होगी, इसका अब क्या करेंगे, इसका तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। अब जब ये सारा जब दरख्वास्त दायर की गई थी उस वक्त कुछ भी जो है वो गैर मौसर नहीं हुआ था, तो क्यों ना रात को अदालतें लगाई गई, सुबह 9 बजे, दिन के 12 बजे, दिन के 2 बजे, रात के 9 बजे। अगर ये फ़ैसला कर लिया जाता, अगर अब अदालतें इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि हाँ जी हुआ गैर आइनी है, जो मामला गवर्नर पंजाब का उमर सरफराज चीमा का था, लेकिन चूंकि अब वो इवेंट गुजर गया, नया इवेंट आया, नया हलफ हो गया, सारा कुछ हो गया, तो फिर इसका मतलब क्या है कि हम कानून को रोएंगे और हम कहेंगे कि हाँ कानून हमारा इतना फ्लेक्सिबल है कि 2 हफ्ते लगा दिए एक दरख्वास्त पर। और जब वो सारा मामला हो गया, आज जो ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच है वो बैठा, उस पर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर नए गवर्नर की तैनाती कर दी है, आपकी दरख्वास्त तो गैर मौसर हो चुकी है। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील बाबर वान उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से हदायत ले लेता हूँ अपने क्लाइंट से कि अब हमने ये दरख्वास्त वापस लेनी है या क्या करना है। तो अदालत ने बाबर वान को हदायत लेने तक केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। और ये जो है इसको जो भी आप अल्फाज दें, ये अवाम की अदालत तो इसके ऊपर बोल सकती है। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता कि मैं ये समझता हूँ कि ये कानून के साथ एक कानून का जो है वो खिलवाड़ किया गया है हमारे निज़ाम ने, जो कुछ गवर्नर पंजाब के साथ होता रहा है। अब हम आ जाते हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। एक तो चीज़ मैं आपको जब भी बताने जा रहा हूँ, मैंने हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से, हर मज़लूम से ये कहा था कि देखें अपने हकूक़ लेने के लिए ख़ुद निकलना पड़ता है। हम सब ने कोशिश करनी है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि अब कुछ नहीं होना, बस ठीक है कुछ नहीं होना, और फ़लाँ भी उधर है, फ़लाँ भी उधर है, फ़लाँ सारे जब एक साइड पर हैं, हम क्या करेंगे। देखें हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी कोशिश करें। और कभी भी कोई इवेंट आता है उससे मुराद ये नहीं होता कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बल्कि अल्लाह का एक निज़ाम है। और अल्लाह का निज़ाम ये है कि जब रात गहरी होती है और हमें लगता है कि हर तरफ अंधेरा छा गया है, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है वैसे वैसे सहर के जो तुलू होने के चांस भी बढ़ते जाते हैं। सवेरा होना है हमारे मुल्क में, ये नहीं है कि ये अंधेरा ही रहेगा। अल्लाह का बड़ा निज़ाम है, दिन वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे।
इस वजह से अपनी तरफ से जो कोशिश है वो जारी रखें। अब मैं वकला को एक क्रेडिट ज़रूर दूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ जो आम वकला हैं वो खड़े हो चुके हैं, और जिस तरीके से पंजाब में आप देख लें इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर दरख्वास्त, इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकी अदालतों में जो आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा जा रहा है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि इनको अब माफ़ी नहीं मिलने वाली। यही हुआ है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में। राना सनाउल्लाह इसमें पहले मुलज़िम थे और बाकी जो मुलज़िम थे वो CCPO लाहौर और फिर SP और बाकी जो मुख्तलिफ़ रैंक के सीनियर पुलिस अफसरान। मियाँ मुदस्सिर उमर बोदला साहब हैं, मियाँ मुदस्सिर उमर बोदला साहब एडिशनल सेशन जज साहब हैं और बतौर जस्टिस ऑफ पीस ये इस दरख्वास्त को सुन रहे थे। आज 1/6/2022 का ये फ़ैसला है। अदालत ने कहा है कि द कंटेंट्स ऑफ द पिटिशन सबमिटेड बाय द पिटिशनर टू द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अट्रैक्ट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 155C ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 एंड सेक्शन 166 सब सेक्शन 1, 352 एंड 427 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। 4 दफ़ात अदालत ने बता दी हैं कि ये 4 दफ़ात लगती हैं। देयरफॉर दिस एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड, ये दरख्वास्त एक्सेप्ट की जाती है, एंड अंडर एक्सेप्टेड एंड द SHO कंसर्न इज़ डायरेक्टेड टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 154 CRPC। आपसे कभी कोई पूछे कि FIR किस सेक्शन के तहत दर्ज होती है, तो आपने कहना है सेक्शन 154 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 154 के तहत जो दरख्वास्त रजिस्टर होती है उसको FIR कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अदालत ने कहा कि क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाए अंडर सेक्शन 154। अदालत ने कोई एम्बिग्विटी छोड़ी ही नहीं है और अदालत ने कहा है कि एंड देन प्रोसीड दिस मैटर स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। FIR करें और उसके बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, बेलें होंगी, तफ्तीश होगी और ये सारा मामला चलेगा। और इसमें राना सनाउल्लाह हैं, राना सनाउल्लाह के साथ CCPO लाहौर हैं और बाकी जो सीनियर अफसरान हैं वो सारे के सारे इसमें मुलज़िम हैं। तो देखिए कोशिश करने से, और इसमें वकला ने 4-4, 5-500 वकला अदालतों में चले जाते थे और भीड़ लग जाती थी। वो अदालत से कहते थे जनाब अगर हमें पुलिस मार सकती है, आम आदमी का क्या होगा? अगर हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और हमें सड़कों पर ये घसीट सकते हैं तो आम आदमी का क्या हशर करेंगे। और फिर उन्होंने बताया, फिर बाकायदा वो वीडियोज़ अदालत में चलाई गई जो इन्होंने लॉन्ग मार्च में तशद्दुद किया, बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, बूढ़ों के साथ, वो सारा कुछ दिखाया गया। और अदालत, ये सिर्फ वकला पर तशद्दुद का नहीं था, लॉन्ग मार्च में जो PTI के आम पाकिस्तानियों पर तशद्दुद था उसको भी इसमें हवाला दिया गया था। ये अलग केस है। एक प्राइवेट कंप्लेंट डायरेक्ट अदालत में दायर की है और उसमें डायरेक्ट इनको बतौर मुलज़िम तलब किया जाएगा, उसमें भी राना सनाउल्लाह और ये सारे मुलज़मान हैं। तो इस पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और लाहौर बार की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक यूनिटी के साथ कोशिश की है, अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आगे ज़मानतें होंगी, फिर जो अदालतों में ज़मानतें करवाने आएगा और जहाँ 500-600 वकील होंगे तो वहाँ मामलात भी फिर आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।